आज हम लेजिस्लेचर पर डिस्कशन करने वाले हैं। लेजिस्लेचर क्लास 11th में भी है, कुछ पार्ट क्लास 9th में भी है। वहाँ पर पार्लियामेंट से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको बताई गई हैं, लॉ मेकिंग प्रोसीजर के बारे में बहुत सारी बातें की गई हैं और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारे लिए। इसको थोड़ा सा ध्यान से हम पढ़ेंगे आज और कुछ डिटेल्स, कुछ माइन्यूट डिटेल्स हम इसकी जानने की कोशिश करेंगे, रादर देन कि हम केवल एक जनरलाइज्ड वे में इसको पढ़ लें। थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर के इसको हम पढ़ेंगे। देखिए, लेजिस्लेचर का मतलब होता है अ लॉ मेकिंग बॉडी, अ लॉ मेकिंग बॉडी। और जब वो बॉडी पूरे देश के लिए कानून बनाती है, दैट इज नोन एज पार्लियामेंट। द लॉ मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर कंट्री इज नोन एज पार्लियामेंट। और डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट नाम होते हैं पार्लियामेंट के। यूएस में यूएस पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला जाता है, इंडिया में पार्लियामेंट बोला जाता है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट बोला जाता है। ऐसे ही अलग अलग जो देश हैं उनमें अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। आर्टिकल 79 कहता है कि इंडिया का अंदर एक पार्लियामेंट होगा जिसके 3 पार्ट होंगे, यानी कि इन तीनों से मिलकर के बना होगा पार्लियामेंट, जिसमें प्रेसिडेंट होंगे, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी। देखिए, ये जो नाम है लोकसभा और राज्यसभा, ये हिंदी नाम है और ये 1954 में अडॉप्ट किए गए थे। 1954 से पहले, यानी कि पूरे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल के नाम से इनको जाना जाता है। तो आप भी, हालांकि अब जो है यूज़ में आ गए हैं, लेकिन आप भी यूज़ करें काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हाउस ऑफ पीपल ही ज़्यादातर, जहाँ तक संभव हो सके। इस चैप्टर में हम लोकसभा की और राज्यसभा की पावर्स के बारे में भी देखेंगे और इन दोनों के बीच में कंपैरेटिव स्टडी को भी हम देखेंगे। प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट के, लेकिन प्रेसिडेंट ना तो लोकसभा के मेंबर होते हैं ना राज्यसभा के मेंबर होते हैं। किसी भी सिटिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं करते। हाँ, बहुत बार वो दोनों सेशंस, दोनों हाउसेस की जो ज्वाइंट मीटिंग होती है उसको एड्रेस कर देते हैं, पूरे पार्लियामेंट को एड्रेस कर देते हैं। पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट क्यों है प्रेसिडेंट? इसका लॉजिक समझिए। पार्लियामेंट का काम क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी। तो लॉ आप जानते हैं कि कहाँ बनता है? लोकसभा में बनता है, राज्यसभा में बनता है, पूरे देश के लिए अगर हम बात करें। लेकिन क्या प्रेसिडेंट के पास, यानी कि एग्जीक्यूटिव में हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट के पास भी लॉ मेकिंग पावर्स होती हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, और प्रेसिडेंट एक लॉ बना सकते हैं जिसको जाना जाता है ऑर्डिनेंस के नाम से। ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि राष्ट्रपति एक ऐसी स्थिति में जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही ना हो, उस समय, यानी कि पार्लियामेंट जब सेशन में ना हो, जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स ना चल रही हो, पार्लियामेंट की मीटिंग ना चल रही हो, उस स्थिति में एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। और वो ऑर्डिनेंस जो है वो रूल की, लॉ की तरह काम करेगा, लेकिन इसकी जो लाइफ है वो है 6 मंथ्स। क्योंकि पार्लियामेंट के किन्हीं भी 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। आपने देखा 3 सेशन होते हैं, समर सेशन, विंटर और मॉनसून सेशन। तो जब साल में 3 हो गए तो मतलब 4-4 के हिस्से में बन गए, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा का तो समय लगेगा ही नहीं, फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब है कि 6 महीने तक आपको इमरजेंसी में कोई कानून बनाना पड़ गया, कोई जरूरत पड़ गई, तो इस माध्यम से आप बना सकते हैं ऑर्डिनेंस जारी करके। और ऑर्डिनेंस किस तरह से जारी किया जाता है वो आपको पता ही है कि प्रेसिडेंट अपनी इस पावर का प्रयोग कब करेंगे? जब आर्टिकल 74 कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर्स। जो शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, जो पावर्स प्रेसिडेंट को दी गई हैं, उन पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए उन्हें किसकी एडवाइस चलेगी? वो होगी कैबिनेट की, ठीक है। लेकिन वो जो एडवाइस वर्ड है कि सलाह दी जाएगी, सलाह तो माने तो ना, अब आपको भी तो सलाह दी जाती है कि पढ़ा कीजिए, बर्बाद हो जाएंगे, आप कहेंगे बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हें क्या है, तो प्रेसिडेंट भी मना कर दें। लेकिन प्रेसिडेंट के लिए वो एडवाइस बाइंडिंग है, वो हम सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से, जुडिशरी वाले में। यहां हमने देखा कि प्रेसिडेंट के पास भी, क्योंकि एक लॉ मेकिंग पावर है, यानी कि ऑर्डिनेंस, इसलिए दूसरा कारण क्या है कि कोई भी बिल तब तक एक्ट नहीं बनता, यानी कि कोई भी बिल तब तक एक्ट नहीं बनेगा जब तक उस पर प्रेसिडेंट की
जो है असेंट ना हो जाए, प्रेसिडेंट के साइन ना हो जाए, प्रेसिडेंट की उस पर हामी ना ले ली जाए। ठीक है जी। पार्लियामेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन जाते हैं, खासकर 11th में बनते हैं, वो है कि पार्लियामेंट की जरूरत ही क्या है, वाई। तो किसी चीज की जरूरत उसके काम, उसके जो फायदे हैं उससे पता चलती है। और यहां हम देखें तो फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट और व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट ओवरलैप करते हैं। बहुत सारे फंक्शंस हैं और हम इनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेजिस्लेचर जो है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है यूनिकैमरल, एक होता है बाईकैमरल। देखिए यूनिकैमरल का मतलब है कि जहां एक हाउस, भाई पार्लियामेंट में हमने देखा कि इंडियन पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जहां पर दो हाउसेज होते हैं रिप्रेजेंटेशन के, जिस पार्लियामेंट में, जिस लेजिस्लेचर में, उसको बाईकैमरल कहा जाता है, टू हाउसेज। यूनिकैमरल जो होता है वहां पर एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, यहां पर दो होते हैं। ठीक है जी। अब बाईकैमरल लेजिस्लेचर हो गया, तो इंडिया के अंदर हम स्पेसिफिकली देखें कि इंडिया में क्यों लिया गया बाईकैमरल लेजिस्लेचर को। यानी कि हम देखें तो इंडिया में लेजिस्लेचर दो हाउसेज, लोकसभा, राज्यसभा, यानी कि हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो इस काउंसिल ऑफ स्टेट्स की क्रिएशन की क्या जरूरत थी, तो इन दो हाउसेज को क्यों लिया गया, सबसे पहले हम ये देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात है कि अर्जेंट मैटर्स, अर्जेंट मैटर्स वाली बात भी आप समझेंगे। आपको पता है कि लोकसभा की नॉर्मल ड्यूरेशन 5 साल होती है, हर 5 साल में चुनाव होते हैं। नॉर्मल इस वर्ड को देखिएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस के बारे में हम आगे देखेंगे, 5 साल तक रहती है। और एक लोकसभा के भंग होने के बाद दूसरी लोकसभा की जो शुरू होता है, उस दौरान अगर कोई जरूरी काम है, कोई अर्जेंट मैटर है, उसको राज्यसभा में डिस्कस किया जा सकता है। प्लस में डबल चेक, देखिए लोकसभा ने कोई बिल पास कर दिया, अब लोकसभा में किसकी मेजोरिटी होती है, आपको पता है कि लोकसभा में जिस पार्टी की मेजोरिटी होती है उसी पार्टी का लीडर या उसी कॉलिशन का लीडर प्रधानमंत्री बनता है। तो लोकसभा में तो वही बिल पास होंगे जो सेंटर गवर्नमेंट चाहेगी, जो पार्टी चाहेगी उनकी। राज्यसभा एक डबल चेक का काम करती है, क्योंकि राज्यसभा में हो सकता है कि वहां पर उनके पास मेजोरिटी ना हो, तो उनके ऊपर एक डबल चेक रहता है कि हर इशू दो जगह डिस्कस होगा, दो जगह डिबेट होगी, दो जगह उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। तो एरर्स को हटाने की कोशिश, एरर्स को हटाने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फेडरल इक्विलिब्रियम। देखिए आपको पता है, अभी आपने फेडरलिज्म वाला चैप्टर पढ़ा, तो फेडरलिज्म में आपने देखा था कि सेंटर और स्टेट्स को जो है, स्टेट्स आर नॉट द मियर एजेंट्स ऑफ सेंटर, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन सेंटर। तो लोकसभा में आपने डायरेक्ट किया, लेकिन स्टेट्स को रिप्रेजेंट कौन कर रही है यहाँ पर सेंट्रल पार्लियामेंट में, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है राज्यसभा। तो राज्यसभा के माध्यम से आप स्टेट्स को एक ऐसा कर सकते हैं कि हाँ आपकी भी बात वहां पर रखी जा रही है। इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, कोशिश की जाती है कि एटलीस्ट हर कम्युनिटी को दिया जाए। पहली बात तो ये कि सभी कम्युनिटीज को वहां पर मिले, लेकिन कम्युनिटी नहीं तो एटलीस्ट ज्योग्राफिकल जो है रिप्रेजेंटेशन मिले। और इक्वल नहीं, इक्विटेबल। भाई एक आपने क्राइटेरिया ले लिया, फॉर एग्जांपल आपने पॉपुलेशन को एक क्राइटेरिया ले लिया, तो इक्विटेबिलिटी आ जाएगी वहां पर कि सभी राज्यों से चुने गए जो मेंबर्स होंगे उनका एक बेसिस है, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन। तो जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां ज्यादा मेंबर ले लिए जाएंगे, जहां कम होगी वहां कम ले लिए जाएंगे। जैसे हाईएस्ट यूपी से लिए जाते हैं 31, और आपको पता है कि सिक्किम से, त्रिपुरा से जो है वो 1 मेंबर लिया जाता है। बहुत अच्छी बात है यहां पर। अब इसको देखने के बाद हम देखते हैं कि पार्लियामेंट की जरूरत क्या है, क्या पार्लियामेंट काम करता है। स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझते चलेंगे। देखिए इसके जो 2 फंक्शंस हैं उनको हम साथ में लेकर के चलेंगे। सबसे पहला है लॉ मेकिंग फंक्शन, लॉ मेकिंग फंक्शन, और एक है कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन। इन दोनों को हम साथ में लेकर के चलेंगे। लॉ मेकिंग यानी कि कानून बनाने की बात। अब थोड़ा सा दिमाग खोल करके ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरह से लॉ मेकिंग प्रोसीजर। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है, बहुत डिटेल में पढ़ने का, इसको जनरलाइज्ड वे में बहुत पढ़ा जाता है। देखिए सबसे पहले पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में एक कंडीशन है कि मनी बिल, आर्टिकल 110 जो कहता है वो कहता है मनी बिल शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस ऑफ पीपल, यानी कि हाउस ऑफ पीपल में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा इसको। आर्टिकल 110 कहता है मनी बिल को छोड़ करके और भी जो बिल्स हैं
वो कहाँ पर हो सकते हैं, वो किसी भी हाउस में आप कर सकते हैं। एक बिल, एक रेजोल्यूशन जो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए है, वो राज्यसभा में ही ओरिजिनेट होता है। ठीक है जी। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। ठीक है साहब। मनी बिल के साथ साथ एक और बिल है जिसको सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, वो फाइनेंशियल बिल है, जो आर्टिकल 117 क्लोज 1 में जो फाइनेंशियल बिल एक प्रकार का है। दो तरह के फाइनेंशियल बिल्स बताए गए, उनके बारे में हम देखेंगे अभी सभी बिल्स में। ये दो बिल्स ऐसे हैं जो लोकसभा में ही इसमें किए जा सकते हैं। हम इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, हम एक नॉर्मल बिल की बात कर रहे हैं। नॉर्मल बिल किसी भी एक हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब उसको इंट्रोड्यूस कौन कर सकता है? भाई जाहिर सी बात है कि सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। आप तो पोजीशन अपोजिशन को देखते हैं, वहां पर मेंबर्स को डिवाइड किया गया है दो, एक मिनिस्टर्स और एक नॉन मिनिस्टर्स। तो यदि कोई मिनिस्टर कोई बिल प्रस्तुत करता है, प्रेजेंट करता है, तो उसको बोला जाएगा पब्लिक बिल। ठीक है। अगर कोई नॉन मिनिस्टर उस बिल को प्रेजेंट करता है, उसको बोला जाएगा प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है जी। बिल सदन के सामने रख दिया गया है, इंट्रोड्यूस्ड इन वन हाउस। पहले हाउस में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। आपने देखा कि पहले हाउस से जैसे ही पास हुआ दूसरे हाउस में भेज दिया जाएगा, दूसरे हाउस ने भी पास कर दिया तो प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा, प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए, एक्ट बन जाएगा। ये तो जनरलाइज्ड आपने कर दिया। बहुत सारी कंडीशंस हैं इसी प्रोसेस में, वो समझते हैं। जैसे ही इंट्रोड्यूस किया तो 3 रीडिंग होती है। फर्स्ट रीडिंग की बात आती है सबसे पहले। फर्स्ट रीडिंग का मतलब है कि इसमें पार्लियामेंट से वो मेंबर खड़ा होगा, पहले वो मेंबर कहेगा कि मैं इस चीज में लीव ऑफ द हाउस की रिक्वेस्ट करेगा कि आप सब लोग इस मुद्दे पर मेरी बात को सुने। उसके बाद परमिशन जैसे ही उसको मिलती है, चेयरमैन लोकसभा में है तो स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा में है तो राज्यसभा को प्रिजाइड कौन करते हैं, चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन। जैसे ही वो अलाउ करते हैं, फर्स्ट रीडिंग वो करेगा। फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, फर्स्ट रीडिंग में केवल उसका टाइटल और उसके ऑब्जेक्टिव्स कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों लाया जा रहा है, फर्स्ट रीडिंग में केवल इतना होता है। फर्स्ट रीडिंग खत्म होने के बाद अब क्या होगा कि फर्स्ट रीडिंग हो गई, उसके बाद इसको गैजेट राजपत्र पर छाप दिया जाएगा और सभी मेंबर्स को उसकी एक एक कॉपी दे दी जाएगी। ठीक है जी। यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गैजेट पर छप, अब गैजेट पे छप तो गया, लेकिन एक और कंडीशन यह है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर, उसका एक रूल नंबर 64 है, वो कहता है कि किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में, ध्यान से समझिएगा इस बात को, किसी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर का प्रयोग जब भी करूंगा इसका मतलब होगा कि राज्यसभा में चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, लोकसभा के अंदर स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर अलाउ कर सकता है कि इस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले ही आप गैजेट पर छाप दें। गैजेट पर छप गया, इसका मतलब है कि अब उसका नाम बताने का, उसका ऑब्जेक्टिव बताने का कोई जरूरत नहीं है। आप अगर बताना चाहें तो ठीक है। फिर उसकी सेकंड रीडिंग कैसे होगी, अब ये गैजेट सभी मेंबर्स को दे दिया जाएगा। वो जो पेपर होता है भारत का राजपत्र, एक बिल आप जाकर के देख लें, उसमें आपको पता चल जाएगा। अब वो बिल आकर के किसके पास जाता है, वो जाता है कि सेकंड रीडिंग के लिए जी। अब सेकंड रीडिंग के अंदर क्या क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखिए, जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है उसको आप बहुत आसान समझते हैं, क्योंकि उसको बहुत जनरलाइज्ड करके भी पढ़ाया जाता है। पूरी स्टेजेस आपके सामने हैं, इसको डिटेल में एक बार डिस्कस कर लें। किसी बिल का एग्जाम्पल लेकर के, मैं किसी एक बिल का एग्जाम्पल लेता हूँ। किसी भी एक हम कोई भी कंडीशन मान लेते हैं कि हम कुछ बदलाव कर रहे हैं, जैसे कि हम वोटिंग एज में बदलाव कर रहे हैं, कि हम चाहते हैं कि वोटिंग एज जो है, हम एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल को कंसिडर करके चल रहे हैं और हमारा एग्जाम्पल कहता है कि वोटिंग एज शुड बी reduced to 16 from 18।
यानी कि 18 साल से आप घटा करके उसको 16 साल कर दीजिए, ये प्रस्ताव लेकर के। और आपने देखा कि बिल, अगर एक पब्लिक बिल कब कहलाएगा, जब उसको गवर्नमेंट बिल कब कहलाएगा, जब मिनिस्टर उसको प्रोड्यूस करे। अगर मिनिस्टर नहीं है, कोई और मेंबर करता है, तो वो प्राइवेट मेंबर बिल आता है। ये हमारी हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि जी 18 से 16 साल करना है। अब इसके बिल के आप समझेंगे कैसे कैसे होता है, इसको समझ लेंगे, मतलब सारा प्रोसेस ऐसे ही। फर्स्ट रीडिंग होती है। अब दो बातें हैं, फर्स्ट रीडिंग कैसे होगी कि फर्स्ट रीडिंग में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने, पूरे हाउस के सामने वो मेंबर खड़ा होगा, और वो मेंबर खड़ा होकर के, कब मोशंस बहुत सारे होते हैं, तो ये जो है एजेंडा सेट होने के बाद जब वो खड़े होंगे और वो प्रस्ताव रखेंगे, यानी कि पूरे हाउस के सामने खड़े होकर के वो कहेंगे कि जी इस इशू के ऊपर जो है मैं ये चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे ही स्पीकर लोकसभा के केस में और राज्यसभा के केस में देखा जाए, और मैं मान लेता हूं और थोड़ा सा आसान कर देता हूं मैं इसको, इसी हाइपोथेटिकल कंडीशन के अंदर पहली कंडीशन ये मान लेते हैं और दूसरी ये मान लेते हैं कि बिल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर इन लोकसभा। ये मैं कंडीशन मान रहा हूं कि लोकसभा, इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। अब और आसानी आपके पास रहेगी कि लोकसभा के अंदर जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया, और यहां पर हमने लगा दिया कि जी राज्यसभा। बहुत आसानी इसमें हमें देखने को मिलेगी। इंट्रोड्यूस किया बिल को, जैसे ही बिल इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद बिल को गैजेट के ऊपर छाप दिया जाएगा, सभी मेंबर्स को एक एक कॉपी दे दी जाएगी उसकी, उसी दिन या किसी एक स्पेसिफाइड डेट के ऊपर अब इस बिल के ऊपर डिस्कशन होगा। ठीक है। सेकंड रीडिंग के अंदर जो है, इस रीडिंग को बोला जाता है क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन। ध्यान रखिएगा, क्लोज बाय क्लोज, वो जो मेजॉरिटी वाली बात आती है ना, उसमें अभी आपको समझ में आएगा इस बात को कि हर एक क्लोज को, ये बिल फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने बना करके दिखा देता हूं। ये बिल है, इस बिल के ऊपर जो है लिखा हुआ है कि गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र है। इंट्रोडक्शन आपने डाला, और आपने क्लोजेस डाले इसमें, ये क्लोज 1 है, ये क्लोज 2 है, ये क्लोज 3 है, ये क्लोज 4 है, कि जी इतने से इतनी एज कर दी जाए, और भी जो जो बातें आपने लिख दी। 4 क्लोजेस मान लेता हूं मैं, इसमें 4 क्लोजेस हैं। तो फर्स्ट में क्या होगा कि सबसे पहले जनरल डिस्कशन स्टेज आएगी कि एक एक क्लोज को जनरली डिस्कस किया जाएगा लोगों के द्वारा। ठीक है। फिर क्या होगा, कमिटी स्टेज। अब ये जनरल डिस्कशन स्टेज, यहां पर वोटिंग होगी। देखिएगा, हर जगह वोटिंग की जरूरत पड़ती है। अब वो कहते हैं कि आप इस बिल को या तो डायरेक्ट कंसीडर कर लें, भाई या तो डायरेक्ट पार्लियामेंट कंसीडर कर ले। पहली स्थिति क्या है कि डिस्कशन हुआ, बोला हाँ जी डिस्कशन हो गया, सारी कंसीडर, फिर ये सारी स्टेज खत्म हो जाएगी अपने आप ही। डिस्कशन हो गया, बोला हाँ जी हो गया। अब जैसे ही डिस्कशन खत्म हुआ बिल के ऊपर, क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन हो चुका हर एक में आपने। अब इस डिस्कशन में क्या है भाई, मुझे लगता है कि ये जो क्लोज बी है, ये सेकंड क्लोज जो है, इसके अंदर या तो इसको रिमूव कर दिया जाए या इसके अंदर कुछ नेसेसरी अमेंडमेंट्स आ जाए। तो मैंने अपने जो है डिस्कशन के दौरान मैंने अपने पॉइंट सजेस्ट कर दिए। ठीक है जी, वो गवर्नमेंट पे वो माने ना माने, वो सब कुछ आपने डाल दिया, जो भी डिस्कशन आपने किया, जो भी आपकी आपत्ति थी, सब मेंबर्स ने बोल लिया, सब कुछ हो गया। अब होता है कमेटी स्टेज, कि अब क्वेश्चन आता है कि जी सिलेक्ट कमेटी या ज्वाइंट कमेटी। सिलेक्ट कमेटी होती है हर हाउस की अलग अलग। लोकसभा की सिलेक्ट कमेटी लोकसभा के मैटर्स को डील करती है, राज्यसभा की सिलेक्ट कमेटी राज्यसभा के मैटर्स को डील करती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ज्वाइंट कमेटी दोनों हाउसेज के मैटर्स को डील कर लेती है। ठीक है। इन दोनों कमिटीज में बहुत सारे बिल जाते हैं, इसलिए कमिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड मिनिएचर पार्लियामेंट। व्हाट आर दे कॉल्ड? मिनिएचर पार्लियामेंट। वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स क्वेश्चन, मिनिएचर पार्लियामेंट। ठीक है जी। अब देखिए यहां आपने सब कर दिया। ठीक है, अब डिस्कशन हो गया है। अब वो कहते हैं कि जी सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दीजिए बिल। अगर मेजॉरिटी, रिक्वायर्ड मेजॉरिटी हर केस में, देखिए मान लेता हूं कि मैं इस बिल को पास करने के लिए 50% बहुमत की जरूरत है, सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत है। अगर सिंपल मेजॉरिटी सदन की ये कह दे
कि जी सिलेक्ट कमेटी को भेज दो ये बिल, तो सिलेक्ट कमेटी को चला जाएगा। सिलेक्ट कमेटी के पास चला गया, मैं मान लेता हूं। सिलेक्ट कमेटी क्या करेगी कि इस बिल के अंदर देखेगी, सारी बातें देखेगी, इस बिल के प्रिंसिपल्स को नहीं बदलेगी, जो मेन प्रिंसिपल्स हैं उनको नहीं बदलेगी, और अपने अमेंडमेंट सजेस्ट कर देगी कि जी जो दूसरा क्लॉज है उसके अंदर ये अमेंडमेंट्स आप डाल दीजिए, ये चेंजेस कर दीजिए। बहुत डिटेल में इसको स्टडी किया इन्होंने, और कमेटी अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने रखती है। ठीक है, अब आती है कंसीडर। जब हम किसी चीज को कंसीडर तभी तो करेंगे जब हमारे सामने दोबारा आई है। अब आती है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी, पार्लियामेंट में फिर से उसी हाउस में, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ कि कमेटी ने इस पे अपनी ये रिपोर्ट दी, हाँ फिर से कंसिडरेशन हो रहा है, फिर से उस बार अपने सब बातें आपने जो है डिस्कशन कर लिया। अब तीसरी रीडिंग पे बात आ जाएगी फिर कि जी सब डिस्कशन हो गया। थर्ड रीडिंग में एक्चुअली में वोटिंग होती है। थर्ड रीडिंग का मतलब होता है वोटिंग, यानी कि द बिल टू बी पास्ड, इस बिल को पास किया जाए। ठीक है, अब क्या है, अगर आपने कमेटी वाली बात जो थी, भाई आपने जनरल डिस्कशन किया, एक मेंबर, सरकार तो कभी चाहती नहीं कि कमेटी में जाए, सरकार चाहती है कि डायरेक्ट पास हो जाए। अपोजिशन का एक मेंबर खड़ा होता है, वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी ऑफ लोकसभा को रेफर कर दिया जाए। ठीक है, ऐसी सिचुएशन के अंदर जो चेयर है यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो वोटिंग करवाते हैं वहां पर। जैसे ही वोटिंग होती है और मान लीजिए किसी भी तरीके से 50% लोग यानी कि सिंपल मेजोरिटी ये कह देती है प्रेजेंट एंड वोटिंग वाले कि जी सिलेक्ट कमेटी को भेज दो, तो सिलेक्ट कमेटी को चला जाएगा। फिर सिलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट पर फिर रिकंसिडरेशन होगा, यानी कि कंसिडरेशन की स्टेज आएगी, फिर से यही सब बातें होंगी, और फिर उसमें थर्ड रीडिंग में आकर के कहा जाएगा कि सब हो गया, बोला हाँ अब वोट कर लो। और वोट कैसे होगा, वोटिंग विल बी डन क्लोज बाय क्लोज, यानी कि पहले क्लोज 1 के ऊपर वोटिंग की जाएगी, फिर क्लोज बी के ऊपर वोटिंग की जाएगी, फिर क्लोज सी के ऊपर, फिर क्लोज डी के ऊपर, यानी कि चारों क्लोजेस के ऊपर अलग अलग वोटिंग की जाती है। ठीक है, बहुत बार गिलोटाइन मोशन होता है, वो स्पेशल मोशन है, उसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल लेवल पे आप इसको चलें। गिलोटाइन मोशन कहता है इन सबको मिला करके और सीधा कर दो। और कंगारू मोशन होता है, कंगारू मोशन भी अनडिस्कस्ड क्लोजेस, ऐसे क्लोजेस जिनको आपने मतलब मेन जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लिया और जो माइनर पॉइंट्स हैं उनको ऐसे ही पास कर दिया, कंगारू मोशन उसको बोलते हैं, उसकी जरूरत नहीं है हमें अभी। आपने वोटिंग की, मान लेते हैं कि चारों के चारों पास हो गए। ठीक है, अब मान लो कमेटी स्टेज नहीं आनी चाहिए, 50% लोगों ने ये नहीं कहा कि कमेटी को भेजो, यानी कि गवर्नमेंट की बात चल गई और गवर्नमेंट ने क्या किया, ये स्टेजेस नहीं आएंगी। अब डायरेक्ट थर्ड रीडिंग होगी, डायरेक्ट थर्ड रीडिंग होगी। फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर बिल जो था, रीऑर्गेनाइजेशन बिल, वो गैजेट पर पहले छप गया, रूल नंबर 64 के तहत बिल लाया गया, बिल में डेट स्पेसिफाई कर दी कि आज ही डिस्कशन होगा 2 घंटे बाद। ठीक है, सेकंड रीडिंग में जनरल डिस्कशन हुआ फटाफट, उन्होंने कहा जी सिलेक्ट कमेटी को भेजो, गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी थी, सिलेक्ट कमेटी के पास नहीं गया, गवर्नमेंट सीधा थर्ड रीडिंग पे आई कि क्लोज बाय क्लोज वोटिंग करो भाई फटाफट। 50% गवर्नमेंट के पास था ही, गवर्नमेंट ने सारे के सारे क्लोजेस बनवा लिए। ठीक है, यहां से बिल पास हो गया मान लेता हूं। अब जैसे ही बिल पास हो गया तो उसको दूसरे जो है सदन में भेजा गया, राज्यसभा के अंदर उसको भेजा गया। अब राज्यसभा में भी सेम प्रोसीजर को अपनाया जाएगा। अब इस प्रोसीजर में आप तो डायरेक्ट कह देते हैं कि जी पास हो जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे। भाई मान लो रिजेक्ट कर दिया या मान लो कोई एक्शन ही ना लिया, पास हो गया तो प्रेसिडेंट के पास चला गया, प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर उसने कुछ अमेंडमेंट्स कर दिए इसमें, तो ऑर्डिनरी बिल की बात है, मनी बिल में कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती वो। ठीक है, तो क्या हुआ कि मैं मान लेता हूं कि उन्होंने कुछ अमेंडमेंट कर दिए, कुछ अमेंडमेंट्स के साथ उन्होंने जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे ही राज्यसभा ने प्रपोज्ड बिल में कोई अमेंडमेंट किए तो अमेंडेड बिल को वापस भेजा जाएगा लोकसभा की, जी मान तो लिया लेकिन इन अमेंडमेंट्स के साथ। अब लोकसभा पे है कि लोकसभा अगर उनको मान ले, लोकसभा उन अमेंडमेंट के साथ आए हुए बिल को मान लेती है तो प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे, प्रेसिडेंट साइन कर देंगे, एक्ट बन गया। लेकिन अगर लोकसभा नहीं माने, यानी कि एक डेडलॉक आ गया, राज्यसभा कहती है कि बिल को तब मानेंगे जब ये चेंजेस हो, लोकसभा कहती है कि नहीं जी बिल को तो ऐसे के ऐसे मानेंगे। डेडलॉक की कंडीशन के अंदर अगेन आर्टिकल 74 सेज कि ऑन द एडवाइस द प्रेसिडेंट शैल कॉल फॉर अ ज्वाइंट सेशन। अब ज्वाइंट सेशन होगा, ज्वाइंट सेशन मनी बिल में भी नहीं हो सकता और ज्वाइंट सेशन
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में भी नहीं हो सकता, संविधान संशोधन विधेयक में भी जब उस पर डिस्कशन होगा तो ज्वाइंट सेशन नहीं होगा। ठीक है जी। अब मान लेते हैं कि रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्ट कर दिया तो फिर डेडलॉक है कि यार आप तो अच्छी बात कर रहे हो, हमने पास कर दिया, आप रिजेक्ट कर रहे हो, उसमें फिर ज्वाइंट सेशन आ जाएगा। मान लो कोई एक्शन नहीं लिया 6 महीने तक, तो उसके बाद फिर ज्वाइंट सेशन होता है, ये प्रोविजंस है। अब जैसे ही ज्वाइंट सेशन होगा तो ज्वाइंट सेशन की कुछ कंडीशंस है कि ज्वाइंट सेशन के अंदर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, देखिए लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा, इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए एक बात यह है कि इसको प्रिजाइड कौन करेगा, सबसे पहले लोकसभा का स्पीकर। अब देखिए लोकसभा का स्पीकर प्रिजाइड करेगा और लोकसभा का स्पीकर एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर प्रिजाइड करेगा लोकसभा। और वैसे भी यहां पर ज्वाइंट सेशन के अंदर किसकी चलेगी, ज्वाइंट सेशन में भी बिल को पास होने के लिए वही सिंपल मेजोरिटी चाहिए 50%। तो ज्वाइंट सेशन के अंदर आप एक तरफ लोकसभा के 545 मेंबर और दूसरी तरफ उनके 250 मेंबर्स बैठेंगे तो ये तो हाफ से भी ज्यादा है इनके। अब इन दोनों की सिंपल मेजोरिटी को देखा जाए, अगर हम जोड़ें इनको 250 और 545 के अंदर देखा जाए 795 आ जाएगा। 795 जब लोग बैठे होंगे वहां पर, उसमें केवल 50% से ज्यादा, और हो सकता है कि सारे मेंबर्स कभी मौजूद नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा एब्सेंटीज होते हैं, तो वोट करने वालों का 50% चाहिए होता है। तो जिस पार्टी के पास इतना सब दम है कि वो ज्वाइंट सेशन ला रही है, अगर उनके पास दमखम ही नहीं होता तो ज्वाइंट सेशन आता ही नहीं। तो ज्वाइंट सेशन में लगभग लोकसभा, अप्रोक्सीमेट लोकसभा हर बार प्रिवेल करती है। तो लोकसभा की पावर्स में भी आप इसे लिखेंगे कि लोकसभा इज मोर पावरफुल बिकॉज ज्वाइंट सेशन को प्रिजाइड भी उसी का प्रिजाइडिंग ऑफिसर करता है, और ज्वाइंट सेशन के अंदर लगभग ज्यादा चांसेस होते हैं कि लोकसभा उस बिल को पास करवा ले जाएगी। ठीक है जी। अब हमारे प्रेसिडेंट साहब पर आ जाइए। प्रेसिडेंट चाहे तो एसेंट दे चाहे ना दे, जरूरी थोड़ी है प्रेसिडेंट ना दे, सॉरी प्रेसिडेंट दे। अब ऐसे में क्या है कि प्रेसिडेंट अगर नहीं देते हैं तो क्या कंडीशंस होती हैं। देखिए मनी बिल के अंदर, टू इंट्रोड्यूस मनी बिल इन द हाउस ऑफ पीपल यू नीड प्रायर परमिशन। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के साथ आता है मनी बिल, और मनी बिल को अगर ये बिल, अगर आप मान लीजिए ये बिल तो पास हो गया, ऐसे इस बिल को कर दिया हमने पास, कीजिए वोटिंग एज कम हो गई, ठीक है। मान लो मनी बिल होता तो लोकसभा पास करती, राज्यसभा 14 दिन तक उसको देखती। देखिए ये 6 महीने का टाइम था ऑर्डिनरी बिल में और ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन था। लोकसभा इन केस ऑफ मनी बिल केवल और केवल 14 दिन तक उसको डिस्कस करेगी, कुछ रिकमेंडेशंस दे सकती है, माने तो माने लोकसभा, ना माने तो ना माने। राज्यसभा केवल और केवल 14 डेज तक उसको रख सकती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली पास्ड माना जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट क्योंकि प्रायर परमिशन दे चुके हैं तो प्रेसिडेंट के लिए बाइंडिंग हो जाएगा प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे। अगर प्रेसिडेंट अपना एसेंट नहीं देते हैं तो क्या क्या कंडीशंस है। प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, रिकंसिडरेशन ये सस्पेंसिव वीटो का पार्ट है। राष्ट्रपति के पास एब्सोल्यूट वीटो है, देखिए 4 तरह की वीटो होती हैं, 4 वीटो। वीटो का मतलब होता है सेइंग नो। सबसे पहली होती है क्वालिफाइड, दूसरी होती है सस्पेंसिव, एक होती है पॉकेट, और एक होती है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि सीधी ना, कि मैं नहीं दूंगा जी इस पे एसेंट। एब्सोल्यूट वीटो प्रेसिडेंट के पास है, आपको पढ़ाया जाता है बहुत बार कि एब्सोल्यूट वीटो नहीं है, प्रेसिडेंट ना नहीं कर सकते। अगर किसी, अब देखिए ये तो पार्लियामेंट का था, ठीक है। एक स्टेट में क्या होगा, स्टेट में बिल आया, बिल को लेजिस्लेचर के अंदर लेके गए, लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया, ठीक है। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो काउंसिल के पास कोई पावर नहीं होती वहां पे, हर बिल में वो पास करे ना करे उनका कोई झमेला नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली, द पीपल डायरेक्टली चूजन बाय द मेंबर्स डायरेक्टली चूजन बाय पीपल, इनके पास पूरी पावर है। गवर्नर के पास गए और गवर्नर साहब ने एसेंट दे दिया तो ठीक। अगर गवर्नर उसको कंसिडरेशन के लिए रख ले कि मैं प्रेसिडेंट से इसके बारे में बातचीत करूंगा, और प्रेसिडेंट उसके ऊपर वीटो कर दे कि नहीं ये गलत है, तो एब्सोल्यूट वीटो इन द केस ऑफ स्टेट बिल्स, किसी स्टेट के बिल को प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो कर सकते हैं। क्वालिफाइड वीटो होती है कि मान लीजिए देखा जाए तो इस मेजोरिटी से, मान लीजिए 50% मेजोरिटी से आया, तो दोबारा प्रेसिडेंट को हटाने के, मतलब इस बिल को प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, तो रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है तो अब की बार 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी, यानी कि प्रीवियस मेजोरिटी से ज्यादा मेजोरिटी से जब प्रेसिडेंट के पास बिल को वापस भेजा जाए,
इसमें प्रेसिडेंट बाइंडिंग हो जाएंगे कि अब साइन करना पड़ेगा। क्वालिफाइड वीटो भारतीय प्रेसिडेंट के पास नहीं है। सस्पेंसिव वीटो क्या कहती है? रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, सेम टू सेम मेजोरिटी से फिर पास होके आ गया, फिर साइन करना पड़ेगा। पॉकेट वीटो इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉकेट वीटो का मतलब है या तो रिकंसिडरेशन के लिए भेज दे, इसमें वापस आ गया तो आपको साइन करना पड़ेगा, या क्या कर ले कि नो एक्शन, और नो एक्शन का मतलब ही होता है पॉकेट वीटो, कि जी बिल लिया जेब में रख लिया, ऐसा नहीं है ये। पॉकेट वीटो का मतलब है कि कोई एक्शन ही ना ले उस पर, ना हाँ करे ना करे, क्योंकि देयर इज नो टाइम लिमिट इन विच प्रेसिडेंट हैज टू साइन। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बहुत समझदार थे कि उन्होंने मनी बिल में पहले ही प्रेसिडेंट की हामी भरवा दी। सो दिस इज द लॉ मेकिंग प्रोसीजर। ये इतना आसान नहीं है लॉ मेकिंग प्रोसेस को समझना। लॉ मेकिंग प्रोसीजर है और आप इसको ध्यान से समझें एक बार और तभी समझ में आएगा।